नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न आईक्यू पर। तो आज हम राजनीति विज्ञान की उस नींव को समझने जा रहे हैं जिसके बिना लोकतंत्र अधूरा है, यानी स्वतंत्रता। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये क्लास आपके लिए टर्निंग पॉइंट होने वाली है, क्योंकि हम सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे बल्कि उन कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का सफ़र। ये यूनिट 1 की शुरुआत में कर रही हूँ, जो है चैप्टर 1 स्वतंत्रता। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्वतंत्रता क्या होता है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब होता है प्रतिबंधों का अभाव, यानी किसी भी तरीके की रोक टोक का ना होना। स्वतंत्रता यानी आज़ादी। स्वतंत्रता की अवधारणा का विकास मध्य युग में हुआ। शुरू में धर्म और समाज के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग की गई तथा कहा गया कि समाज और धर्म व्यक्ति को पूर्णतः अपने अधीन नहीं रख सकता है। 15वीं व 16वीं सदी में स्वतंत्रता का तात्पर्य राजतंत्र के खिलाफ स्वतंत्रता थी, अर्थात राजा या राजसत्ता लोगों के जीवन और विचारों को पूर्णतः नियंत्रित नहीं कर सकता है। 17वीं सदी के बाद स्वतंत्रता बहुमत तथा सरकार के विरोध में शुरू हुई। इसमें यह माना गया कि बहुमत तथा सरकार लोगों के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। विचार व तर्क करने के लोगों में स्वतंत्रता होती है, लोगों में तर्क करने की शक्ति होती है। बेसिकली इसमें क्या बताया गया है, हम ये देखते हैं कि जो स्वतंत्रता की जो अवधारणा है ये आधुनिक युग की देन है। ये ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता हमेशा से थी या ये विचार हमेशा से एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये नई विचारधारा है शुरुआत में, और इसका समय के साथ साथ बदलाव हमें देखने को मिलता है। जैसे शुरुआत में मध्य युग में धर्म और समाज के खिलाफ स्वतंत्रता की बात की गई कि, और दूसरा 15वीं और 16वीं सदी में स्वतंत्रता से मतलब राजतंत्र के खिलाफ, यानी राजा जो कि पूरी शक्ति का मालिक होता था, वो अपने अकॉर्डिंग सारे नियम कानून बनाता था, उनसे हमें स्वतंत्रता चाहिए थी। 17वीं सदी आई, 17वीं सदी में स्वतंत्रता का मतलब बदल गया। यहाँ पर बहुमत तथा सरकार के विरोध में शुरू हुई। ये माना गया कि लोग आज़ाद होने चाहिए, लोगों के पास आज़ादी होनी चाहिए, लोगों के पास तर्क करने की शक्ति है, लोगों को ये पता है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो सरकार को इस आधार पर उनकी स्वतंत्रता में किसी भी तरीके का दखल देने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम देखते हैं कि स्वतंत्रता की परिभाषा, यानी अलग अलग विचारकों ने अपने अपने अनुसार स्वतंत्रता की परिभाषाएं दी हैं। यानी हम ये समझ सकते हैं यहाँ पर कि स्वतंत्रता का जो विचार है वो एक सीमित नहीं है। ये नहीं कह सकते हैं कि यही इसकी डेफिनेशन है या यही इसकी स्वतंत्रता की परिभाषा है। जैसे प्रतिबंधों का अभाव, प्रतिबंधों का मतलब हर किसी विचारकों के लिए अलग अलग है। जैसे कुछ यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे सीले के अनुसार स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। मैकिन के अनुसार स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। जैसे कि मैकिन ने कहा है अतार्किक प्रतिबंध, यानी कि जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है वो होने चाहिए, सभी प्रकार के प्रतिबंध का अभाव की बात नहीं की गई है। जेएस मिल कहते हैं स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है, प्रतिबंधों के रूप में हर प्रतिबंध दोष है और लोगों को नियंत्रित करने से बेहतर उन्हें अपनी इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। शुरुआत में हम देख रहे हैं यहाँ पर जो जेएस मिल है वो कैसे बोलते हैं कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव, यानी वो हर प्रकार के प्रतिबंध को अच्छा नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि हर प्रकार का प्रतिबंध बुरा है, प्रतिबंध होने चाहिए, प्रतिबंध नहीं होने चाहिए और लोगों को नियंत्रित करने से बेहतर उन्हें अपनी इच्छा पर छोड़ दिया, यानी कि लोगों को लोगों के पास अधिकार होने चाहिए अपना विकास करने का। स्वतंत्रता शब्द लैटिन शब्द लिबर से बना हुआ है, जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव। स्वतंत्रता का विचार आधुनिक युग के देन है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, यूनानी युग और मध्यकाल में यह विचार अनुपस्थित था। लियो स्ट्रॉस के अनुसार मानव जीवन में ऐसा कोई संबंध नहीं है जिसमें वह दूसरों से संबंधित ना हो, अर्थात पूरी तरह से मुक्त ना हो। स्वतंत्रता की व्यापक भावना स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की मांग करती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्वतंत्रता की परिभाषाएं अलग अलग विचारकों के द्वारा दी गई हैं और सबने कुछ सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं, कुछ नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं स्वतंत्रता पर लॉक का विचार। लॉक ने क्या कहा स्वतंत्रता के बारे में? लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है।
उदारवाद बेसिकली एक आइडियोलॉजी है जो आने वाली क्लासेस में आपको मैं पढ़ाऊंगी। आपको पता चलेगा कि उदारवाद क्या है। उदारवाद भी बात करता है स्वतंत्रता की, वो बात करता है इंडिविजुअल लिबर्टी की, कि जो एक इंडिविजुअल है, एक व्यक्ति है, उसको पूरी तरीके से आज़ादी होनी चाहिए अपना विकास करने की। ये बात करते हैं तर्क की, लोगों के पास तर्क करने की शक्ति होती है। इसी आधार पर वो आगे बोलते हैं कि स्वतंत्रता के ये लोग जो है वो स्वतंत्रता के उदारवादी पक्ष की व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि मानव के प्राकृतिक अधिकारों में स्वतंत्रता को शामिल किया जाना चाहिए, परंतु उन्होंने स्वतंत्रता को बहुमत के अधीन बताया है। आगे हम देखेंगे जे.एस. मिल का विचार है, जिन्होंने स्वतंत्रता पर जो है अपने विचार दिए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जे.एस. मिल जो है स्वतंत्रता के समर्थक माने जाते हैं, और इनसे रिलेटेड जो बुक्स हैं वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हमसे पूछे जाते हैं। हर साल जे.एस. मिल से रिलेटेड बुक्स, उनसे संबंधित कॉन्सेप्ट जो हैं आते ही है। जे.एस. मिल ने स्वतंत्रता पर अपना विचार अपनी रचना में बताया है, एसे ऑन लिबर्टी, जो कि लिखी गई थी 1859 में। मिल की स्वतंत्रता का आशय विचार, अभिव्यक्ति एवं भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता से है। प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है। मिल कहते हैं कि किसी भी तरीके का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, पूरी आज़ादी होनी चाहिए लोगों को अपना विकास करने की। व्यक्ति अपने शरीर व मन का स्वामी है। मिल कहते हैं स्वतंत्रता को सीमित करने वाला सबसे बड़ा माध्यम बहुमत समाज है, राज्य या सरकार नहीं। मिल के अनुसार स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए ज़रूरी है। अगर स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए ज़रूरी, इसका मतलब क्या है कि वो कहते हैं कि व्यक्ति को अगर अपना विकास करना है तो उनको पूरी तरीके से स्वतंत्र कर दो, उनके ऊपर किसी भी तरीके की प्रतिबंध मत लगाओ। स्वतंत्रता सभ्यता के विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आगे हम देखते हैं कि स्पेंसर का विचार। स्पेंसर क्या कहते हैं? कहते हैं स्वतंत्रता के नकारात्मक सिद्धांत के सबसे प्रबल समर्थक माने जाते हैं। वो राज्य को स्वतंत्रता का विरोधी मानते हैं। उनका राज्य पुलिस राज्य है, जिसके केवल 2 कार्य हैं, बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखना। यहाँ पे बेसिकली जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं वो नकारात्मक पक्ष की बात करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रताएं क्या होती हैं, उनसे रिलेटेड जो विचारक है वो कौन है। जैसे इन्होंने बोला ना कि सरकार के केवल 2 ही काम होने चाहिए। वो एक है हमारा कि वो राज्य पुलिस, उनका कार्य राज्य पुलिस राज्य है, जिसके केवल 2 कार्य बाहरी आक्रमण से सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखना। इसके अलावा राज्य जो भी कार्य करेगा उससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन ही होगा। इसके अलावा स्वतंत्रता पर एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो जैसे विचारकों ने भी अपने थॉट दिए हैं। जैसे एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो आर्थिक क्षेत्र में स्वेच्छाचारी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। बेसिकली वो इकोनॉमिक स्फीयर में बोलते हैं कि लोगों को आर्थिक रूप से आज़ाद कर देना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में लोगों को पूरी आज़ादी होनी चाहिए ताकि वो अपना विकास कर सके। सरकार को किसी भी तरीके से आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वे भूमि, श्रम और पूंजी पर निजी स्वामित्व चाहते हैं तथा राज्य द्वारा आर्थिक क्रियाओं के परिचालन में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। यहाँ पर हमें यानी सरकार को, हमें लोगों को पूरी आज़ादी के साथ काम करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तभी लोग अपना विकास कर सकते हैं। आगे हम स्वतंत्रता के आयाम देखते हैं। कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बताया गया, हम ये देखते हैं। बेसिकली यहाँ पर हमें सबसे पहले पढ़ना है नागरिक स्वतंत्रता यानी सिविल लिबर्टी। बारकर कहते हैं नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होती है, यानी हर एक समाज के नागरिक को नागरिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। नागरिक स्वतंत्रता में हम देखते हैं व्यक्ति एवं आवागमन की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब लोगों को बोलने की आज़ादी, घूमने फिरने की आज़ादी मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। समझौते की स्वतंत्रता, जीवन, स्वास्थ्य और शरीर को किसी भी बाह्य खतरे से मुक्त रखने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इसी प्रकार हम देखते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता यानी पॉलिटिकल लिबर्टी क्या होती है। इसमें हमें वोट डालने का अधिकार, राजनीतिक जीवन में सहभागिता का अधिकार मिलता है। रूसो के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता का आशय जन संप्रभुता का एक अंश होना है। राजनीतिक स्वतंत्रता को उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद से मुक्ति के रूप में भी देखा जाता है। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद बेसिकली यहाँ पर क्या है, उपनिवेशवाद यहाँ पर
कोई जो बाहरी देश होते हैं वो किसी दूसरे देश को अपना गुलाम बना लेते हैं, अपना साम्राज्य विस्तार करने लगते हैं। तो वहाँ पर होता क्या है कि जो लोगों की राजनीतिक स्वतंत्रताएं होती है वो छिन जाती हैं। लोगों के पास इतना अधिकार नहीं होता है कि वो वोट डालें, अपनी स्वतंत्रता का विकास कर सके। तो यहाँ पर हमें बोला गया कि आज के समय पर राजनीतिक स्वतंत्रताओं का होना बहुत ज़रूरी है। सामाजिक स्वतंत्रता की अगर हम बात करते हैं यानी सोशल लिबर्टी की, तो सोशल लिबर्टी एक समाज में रहने वाले व्यक्ति को मिलती है। बहुमत समाज के विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता रखता है। जैसे जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव का अभाव, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। और हमें पता है कि हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 15 में जो है सामाजिक स्वतंत्रता जो हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर किसी भी प्रकार के भेदभाव की मनाही की गई है। आर्थिक स्वतंत्रता की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि व्यक्ति को रोजगार या न्यूनतम रोजगार की सुनिश्चितता एवं समाज के अभावग्रस्त लोगों के लिए न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। यानी जो बेसिक नीड्स होती हैं, लोगों की बेसिक ज़रूरतें होती हैं वो पूरी होनी चाहिए। बेसिक ज़रूरतों में क्या आता है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये सब बेसिक ज़रूरतें हैं जो लोगों को मिलनी ही चाहिए। इसके अलावा हम आगे देखते हैं कि स्वतंत्रताओं के जो है बेसिकली दो आयाम है, वो बहुत ज़रूरी है। एक हमारा है नेगेटिव लिबर्टी, एक है पॉजिटिव लिबर्टी, यानी नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। इस चैप्टर में अगर हम बात करें ना तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो नकारात्मक सकारात्मक से पूछे जाते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, इनसे संबंधित विचारक कौन से हैं, उनके द्वारा लिखी गई बुक्स कौन सी हैं। जैसे यहाँ पर प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है। नकारात्मक स्वतंत्रता वाले कहते हैं कि किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, वो हर प्रकार के प्रतिबंध को बुरा मानते हैं। चुनाव की स्वतंत्रता की बात करते हैं। निजी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के अभाव की बात करते हैं, यानी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लोगों को पूरी आज़ादी होनी चाहिए। ये बात करते हैं व्यक्ति के विवेकशील होने की। ये कहते हैं विवेकशील का मतलब क्या है, विवेकशील का मतलब है कि वो कहते हैं कि व्यक्ति के पास व्यक्ति को पता है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो सरकार को इस आधार पर लोगों की जिंदगी में हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है, उनको अकेला छोड़ दिया जाए ताकि वो अपना विकास कर सके। राजनीतिक वैधानिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा हमारा यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पर बेंथम। तो अगर हम समर्थकों की बात करते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक बेंथम, जे.एस. मिल, बर्लिन, फ्रीडमैन, डी टॉकविले, स्पेंसर, एडम स्मिथ, रिकार्डो, हेयक और नॉजिक, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण विचारक हैं जो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक माने जाते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता के अन्य मान्यताकारों में हम हॉब्स, लॉक, लॉर्ड एक्टन, कॉन्स्टेंट, एलेक्सी डी टॉकविले, माइकल जैसे प्रमुख विचारकों का भी नाम ले सकते हैं। ये सारे नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक माने जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो स्वतंत्रता पर बर्लिन के द्वारा भी अपने विचार दिए गए हैं। बर्लिन जो कि एक नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक माने जाते हैं, इनकी जो बुक्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी बुक्स से पिछले साल भी क्वेश्चन आए हैं। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी किन के द्वारा लिखी गई है, कब लिखी गई है, तो टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी 1958 में लिखी गई थी, जिसमें एक था पॉजिटिव लिबर्टी, एक नेगेटिव लिबर्टी के बारे में उन्होंने बताया है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स के द्वारा भी बुक्स लिखी गई हैं, जैसे हिज लाइफ एंड एनवायरनमेंट 1939, फोर एस्से ऑन लिबर्टी 1969, वीकर हर्डर के द्वारा लिखी गई है 1976 में। यहाँ पर हम देखते हैं कि बर्लिन क्या कहते हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता को आत्म उपलब्धि, आत्म नियंत्रण या आत्म साक्षात्कार के रूप में देखा जाता है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। क्योंकि बर्लिन जो है, एसाया बर्लिन जो कि नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं, तो वो कहती हैं कि ये जो कहा जाता है कि सकारात्मक स्वतंत्रता के नाम पर जो सरकार होती हैं वो जो रोक लगाती हैं, हस्तक्षेप करती हैं, इससे
होता क्या है कि व्यक्ति अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाता है, अपना विकास नहीं कर पाता, क्योंकि सरकार अलग अलग तरीके से उन पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर देती है। सकारात्मक स्वतंत्रता को मानने के परिणाम स्वरूप प्रजासत्तात्मक व्यवस्था का जन्म होता है। यानी आजकल हम देखते हैं कैसे पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो ये बताती हैं बर्लिन की ये सब परिणाम है, किसके परिणाम है? सकारात्मक स्वतंत्रता के। क्योंकि ये नकारात्मक का समर्थन करती है तो सकारात्मक को ये नेगेटिव बताती है कि इन आधारों पर जो है सरकार सकारात्मकता के नाम पर अपने हस्तक्षेप, अपनी पावर को बढ़ाते रहते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना में सामाजिक आत्मनियंत्रण का विस्तार हो जाता है, जिसके अनुसार राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति की स्वतंत्रता में सहायक होता है। बर्लिन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति राज्य का दास बन जाता है या उसके जीवन के प्रत्येक भाग पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सकारात्मक ये कहती है कि सकारात्मक स्वतंत्रता जो है ना, सकारात्मकता के नाम पर अपने हस्तक्षेप बढ़ाती रहती हैं और लोग उनके नियंत्रण में आकर काम करना शुरू कर देते हैं और अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं। जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं वह स्वतंत्रता की परिस्थितियां हैं, स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता का आशय प्रतिबंधों के अभाव से है। ये इनका मानना है स्वतंत्रता का मतलब प्रतिबंधों का अभाव, यानी किसी भी तरीके का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके की रुकावट नहीं होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं स्वतंत्रता पर हेयक का विचार, जो कि एक नव उदारवादी हैं। इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। इन्होंने किताब लिखी है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960 तथा इनकी अन्य रचना है लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी 1973 में लिखी गई है। हेयक लॉक के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। स्वतंत्रता का आशय दूसरों की स्वेच्छाचारी इच्छा से स्वतंत्रता है। यहाँ पर हम आगे देख रहे हैं कि हमारा जो ये राजनीतिक स्वतंत्रता है, आंतरिक स्वतंत्रता और शक्ति के रूप में बात की गई। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता। उससे पहले हम देखते हैं कि स्वतंत्रता पर मिल्टन फ्रीडमैन ने भी अपने विचार दिए हैं। मिल्टन फ्रीडमैन एक नव उदारवादी विचारक हैं। मिल्टन फ्रीडमैन ने अपनी किताब कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, जो कि 1962 में लिखी गई थी, उसमें नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना का प्रतिपादन किया है। स्वतंत्रता का आशय एक व्यक्ति पर उसके सहयोगी व्यक्ति द्वारा बाध्यता या बल प्रयोग का अभाव है। ये भी मिल्टन फ्रीडमैन भी जो हैं ये नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कह सकते हैं हम यहाँ पर, कि ये उन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना प्रस्तुत की है। अब हम देखते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता बेसिकली क्या कहती हैं? ये किसी भी ऐसा नहीं है कि कहती कि हर प्रकार का प्रतिबंध होना चाहिए, कहती प्रतिबंध हो लेकिन वो रीजनेबल होने चाहिए, प्रतिबंध लगने चाहिए, लोगों के विकास की बात करती हैं, विकास के पक्ष में बात करते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक हैं जैसे रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, बोसांके, बार्कर, लास्की, लियो स्ट्रॉस, ये सारे के सारे जो है ये सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक माने जाते हैं। हेरोल्ड जोसेफ लास्की कहते हैं स्वतंत्रता के 3 आयाम हैं। पहला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता। लास्की के द्वारा एक किताब लिखी गई है अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये पिछले साल पूछा भी गया है पेपर में कि ये अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी किताब है और ये बेसिकली किसके बारे में इसमें बताया गया। इसमें लास्की ने सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थन की बात की है। लास्की के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ ऐसी दशाओं की उपलब्धता है जिसमें मनुष्य विकास का सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध हो, अतः इसलिए स्वतंत्रता अधिकारों से उत्पन्न होती है, ऐसा लास्की का कहना है। आगे कहते हैं लास्की के अनुसार बिना अधिकारों के स्वतंत्रता नहीं हो सकते, क्योंकि बिना अधिकारों के मनुष्य कानूनों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो सकता, जो कि उसके व्यक्तित्व की आवश्यकताओं से संबंधित हो। लास्की के अनुसार अधिकार, अवसर व उत्तरदायी सरकार स्वतंत्रता के लिए जरूरी है। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर जो लास्की है वो सकारात्मकता के समर्थक है, तो वो सरकार की बात करते हैं, वो बात करते हैं कानून के। वो कहते हैं कि कानून का होना जरूरी है। अगर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता को बनाए के रखना है, अपनी स्वतंत्रता को बचा के रखना है, तो कानून का होना जरूरी है। वो सरकार के हस्तक्षेप की बात करते हैं कि सरकार ही है जो लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकती है, लोगों के लिए काम कर सकती है, लोगों को अपनी स्वतंत्रता को फुलफिल करने की आज़ादी गवर्नमेंट के द्वारा मिलती है। तो ये सारी बातें जो है पॉजिटिव वे में जो है लास्की करते हैं, क्योंकि ये समर्थक करते हैं सकारात्मकता की। आगे देख रहे हैं रूसो,
हीगल एवं ग्रीन के विचारों में भी सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना हमें देखने को मिलती है। उनके विचारों में सकारात्मक स्वतंत्रता का दार्शनिक या नैतिक अर्थ हमें देखने को मिलता है। हीगल कहते हैं राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। ग्रीन, यहाँ पे बहुत सारे विचारक आ रहे हैं जो सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, जो कहते हैं, जो ये नहीं कहते हैं कि हाँ सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वो कहते हैं कि सरकार ही है जो लोगों का डेवलपमेंट कर सकती है, सरकार है जो लोगों का विकास कर सकती है। लोग अपनी स्वतंत्रता का तभी अच्छे से अपनी स्वतंत्रता का यूज कर सकते हैं या स्वतंत्रता को इस्तेमाल कर सकते हैं जब सरकार उनकी मदद करे। ग्रीन कहते हैं स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और भोगने का नाम है जो करने और भोगने योग्य हो और जिसका समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ साझा उपयोग किया जा सके। यानी कि वो समाज की बात करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि व्यक्तियों के साथ साझा किया जाना चाहिए। मैकफर्सन कहते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता एक पूर्ण मानव के रूप में कार्य करने की स्वतंत्रता है। यह मानव की अपने विकास करने की शक्ति है। मैकफर्सन ने बर्लिन के स्वतंत्रता के सिद्धांत की आलोचना की और कहा कि स्वतंत्रता की उदारवादी अवधारणा ने स्वतंत्रता के महत्व को ही खत्म कर दिया है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं कि बार्कर है और भी बहुत सारे थिंकर्स हैं, कुछ ऐसे हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन उनके बुक्स से पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया मिल्टन फ्रीडमैन है, उनकी बुक्स पूछी जा चुकी हैं। इसके अलावा रियल विल का जो पावर है वो किस, रियल विल का जो कॉन्सेप्ट है वो किनके द्वारा दिया गया था। अर्नेस्ट बार्कर हैं, वो क्या कहते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में। उन्होंने 3 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बात की है। पहला है नागरिक स्वतंत्रता, दूसरा राजनीतिक स्वतंत्रता, तीसरा आर्थिक स्वतंत्रता। इसके अलावा अटलांटिक चार्टर में भी, जो कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बात की गई है। यहाँ से भी पिछले साल क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट पूछा गया था कि इनमें से कौन सी स्वतंत्रता जो है वो अटलांटिक चार्टर में नहीं दी गई है। जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है, उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है, भय से स्वतंत्रता और अभाव की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो इसमें से 3 दिए गए थे, एक नहीं दिया गया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ स्वतंत्रता का जो चैप्टर है, ये जो मैंने आपको कवर करवा रही हूँ, इसमें से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं साथ में आपको बता रही हूँ यहाँ पे। इसके अलावा बांग्लादेश के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं महबूबुल हक, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में उन्होंने मानव विकास की संकल्पना का निर्माण किया है और मानवीय स्वतंत्रता की, मानवीय सुरक्षा की संकल्पना दी है। उनके अनुसार भी स्वतंत्रता सकारात्मक है। आगे हम देखते हैं मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता का आशय विवशताओं का अभाव यानी एंड ऑफ नेसेसिटी है, जो 1844 की पेरिस पांडुलिपियों में मार्क्स ने विचार दिया था। एंड ऑफ नेसेसिटी, यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्क्स ने क्या बोला है कि व्यक्ति, क्योंकि हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे कि मार्क्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो इकोनॉमिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल या अपनी स्वतंत्रता को तब तक यूटिलाइज नहीं कर सकता है, इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक वो आर्थिक रूप से डिपेंडेंट नहीं है। सिर्फ बोल देने से स्वतंत्रताएं नहीं होती हैं, स्वतंत्रता एक्चुअली में यूटिलाइज करने वाली होनी चाहिए। लोगों को अपना जीवन जो किस तरीके से जीना है, ये किस तरीके की स्वतंत्रताएं उनको मिल रही हैं। जैसे विवशताओं का, कुछ लोग ऐसे हैं समाज में जो बहुत ही विवश हैं, उनकी बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, तो वो किस तरीके से आज़ाद है। ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा प्रतिबंध आर्थिक कारणों से लगता है। ये सारी की सारी बातें आर्थिक संदर्भ में करते हैं। वो बोलते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा प्रतिबंध आर्थिक कारणों से लगता है, इसलिए व्यक्ति को स्वतंत्रता तभी होगी जब उनकी बेसिक ज़रूरतें पूरी होंगी। पूंजीवादी समाज में व्यक्ति दोहरा जीवन जीने को विवश है। राजनीतिक और नागरिक रूप में वहाँ समानता दिखाई देती है, लेकिन उत्पादन के साधनों पर और आर्थिक साधनों पर मुट्ठी भर लोगों का अधिकार होता है। बेसिकली ये क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि कहने के लिए सबको स्वतंत्रता ही दी गई, सबके साथ समानता की जा रही है, लेकिन क्या सच में ऐसा है कि ग्राउंड रियलिटी में हम देखते हैं कि ऐसा है, सबको स्वतंत्रता कह दी गई है, लेकिन जो आर्थिक संसाधन है, जो संसाधन है उस पर कुछ ही लोगों का नियंत्रण है। तो ये किस प्रकार की स्वतंत्रता हुई, यहाँ पे जो बेसिकली मार्क्स क्वेश्चन करते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि सब लोग स्वतंत्र हों तो उनको आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना पड़ेगा। सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वतंत्रता में विभाजन नहीं, लेकिन ये चुनना हो तो वह सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। इसके अलावा हम आगे देख रहे हैं कि हर्बर्ट मार्क्यूज, जो कि नव मार्क्सवादी हैं, उन्होंने भी अपने विचार दिए हैं स्वतंत्रता पर। वो कहते हैं व्यक्ति द्वारा तार्किक लक्ष्यों को पूरा करना ही तो स्वतंत्रता है। पूंजीवाद में व्यक्ति को केवल उपभोक्ता के रूप में चित्रित किया
जाता है, व्यक्ति की कृत्रिम आवश्यकताएं पैदा की जाती हैं। यानी क्या है, ये कह रहे हैं कि पूंजीवाद में व्यक्ति को केवल उपभोक्ता के रूप में चित्रित किया, यानी कि सिर्फ एक उपभोक्ता की तरह दिखाया जाता है और कृत्रिम आवश्यकताएं पैदा की जाती हैं। हर्बर्ट मार्क्यूज ने स्पष्ट कहा कि आधुनिक पूंजीवादी युग में पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा वास्तविक स्वतंत्रता का जोड़ तोड़ किया गया, यानी लोगों को मैनिपुलेट किया गया है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि कृत्रिम आवश्यकताओं का क्या। यहाँ पे हमने देखा कि जो हर्बर्ट मार्क्यूज हैं वो क्या बात करते हैं, वो भी बात करते हैं आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ना व्यक्ति द्वारा आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने की ही स्वतंत्रता है। जैसे हमने देखा कि ऐसा हार्वर्ड मार्क्यूज ने क्या कहा कि हमारे जो केवल उपभोक्ता के रूप में चित्रित किया गया, पूंजीवाद में व्यक्ति को केवल उपभोक्ता के रूप में, यानी हमें कंज्यूमर की तरह दिखाया जाता है और कहा जाए हमारे लिए कृत्रिम आवश्यकताएं पैदा की जाती है। ऐसा क्या है, कृत्रिम का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल नीड्स, यानी ऐसी चीज़ें, ऐसी ज़रूरत की चीज़ें जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, अगर हम ना भी लें तो भी हमारा काम चल सकता है। लेकिन नहीं, वो ऐसे जैसे आज के समय पर हम देखते हैं बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, बहुत सारी चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट दिखाकर ये लुभाने की हमें कोशिश की जाती है कि ये चीज़ें हमारे लिए ज़रूरत की हैं और अगर हमने इसको नहीं खरीदा तो हम अच्छे नहीं हैं, हमारी सोसाइटी में किसी प्रकार का कोई नाम नहीं है। जैसे हम अगर एग्जांपल में दूं आपको, पुराने समय में क्या होता था, लोग आज के टाइम पे हम देखते बहुत सारे शैम्पूज आ गए हैं बाल धोने के लिए। पहले क्या था, लोग शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन अब करने लगे क्योंकि बाजार में अलग अलग ब्रांड के शैम्पू आ गई है। तो लोगों को लगता है कि ये शैम्पू हमें चाहिए। शैम्पू को यूज़ करने के बाद हम कंडीशनर यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम सीरम यूज़ करते हैं, हेयर मास्क यूज़ करते हैं और हमें ऐसा फील करवाया जाता है कि अब हमारे बाल बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं। क्या एक्चुअली में ऐसा है कि बिना हम इसके अपने बाल को अच्छा नहीं रख सकते, हेल्दी नहीं रख सकते हैं? तो ये जस्ट हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी आवश्यकता है जो ज़रूरत की नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा हमारे को ऐसा दिखाया जाता है कि ये बहुत ज़रूरी है। और आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स, अगर मोबाइल फ़ोन का एग्जाम्पल ले, अलग अलग कंपनी के मोबाइल फ़ोन आते हैं, लेकिन कुछ फ़ोन ऐसे बहुत महंगे होते हैं। अगर वैसा फ़ोन मेरे पास है तो लोग मुझे बहुत अच्छा मानेंगे, बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। इस तरीके के बारे में बताने की कोशिश की गई हर्बर्ट मार्क्यूज के द्वारा। इसके अलावा हम आगे देखते हैं, वो कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में औपचारिक स्वतंत्रताएं इसलिए प्रदान की जाती हैं क्योंकि ये पूंजीवादी प्रभुत्व के लिए कोई प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न नहीं करती है। ये सभी जो थिंकर्स हैं इन्होंने स्वतंत्रता के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है और मैंने आपको सारा कुछ बता दिया स्वतंत्रता के बारे में। आपको स्क्रीन पे पूरा का पूरा नोट्स दिख जाएगा और जो कुछ चीज़ें यहाँ पे मेरे से रह गई हैं वो, जैसे यहाँ पर एरिक फ्रॉम है, उन्होंने भी अपने विचार दिए। उन्होंने बोला कि मानव जीवन भौतिक प्रबंध का दास बन गया है। भौतिक प्रबंध का मतलब क्या है कि आजकल हर कोई चीज़ों को जो चीज़ें हमें मिल रही हैं उनका दास बन के रह गया है। उदारवाद ने मानव जीवन को मशीनीकृत और कंप्यूटरीकृत कर दिया है। स्वतंत्रता की एकीकृत संकल्पना नकारात्मक एवं सकारात्मक का भेदभाव खत्म कर देती है। इकहरी संकल्पना जो कि जॉन रॉल्स के द्वारा दी गई है। जोसेफ रॉज ने स्वतंत्रता को स्वायत्तता के रूप में भी परिभाषित किया है। स्किनर ने भी स्वतंत्रता की संकल्पना दी है। उन्होंने स्वतंत्रता की गणतंत्री संकल्पना का विचार दिया है। और यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आप देख रहे हैं, ऐसे पूछा जाता है कि इकहरी संकल्पना किसके द्वारा दी गई है या फिर स्वतंत्रता की गणतंत्री संकल्पना का विचार किसने दिया है। ये बुक जो एरिक फ्रॉम के द्वारा लिखी गई है, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम और फियर फ्रॉम फ्रीडम, जो कि 1942 में लिखी गई है, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम जो कि 1941 में लिखी गई है। तो यहीं से बुक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो आप सबको ये बुक अच्छे से प्रिपेयर करना है, आप नोट्स बना सकते हो यहाँ से। इसके अलावा हम देखते हैं पर्पसिव लिबर्टी क्या होता है, यानी कि उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता, जो कि समुदायवादी विचारकों के द्वारा दी गई है। उन्होंने भी अपने विचार स्वतंत्रता को लेकर अपने विचार दिए। जैसे चार्ल्स टेलर हैं, उन्होंने कहा कुछ स्वतंत्रताएं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। उन्होंने उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया, उपासना की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता की बात की, क्योंकि उपासना की स्वतंत्रता का उद्देश्य ज़्यादा व्यापक है। इसके अलावा हम देखते हैं स्वतंत्रता के विधि के संबंध में क्या कहना है। स्वतंत्रता का आशय विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता है। विधि का मतलब क्या है, यहाँ पे कानून की बात की जा रही है। यानी स्वतंत्रता का मतलब स्वतंत्रता तभी बनी रहेगी जब कानून एग्जिस्ट करता है। अगर कानून नहीं है तो स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। अगर कानून नहीं होगा तो हर कोई व्यक्ति अपनी मनमर्जी करेगा, हर कोई व्यक्ति अपनी मनमानी करेगा, कोई किसी की स्वतंत्रता को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि स्वतंत्रता अगर बनाए रखनी है तो विधि का होना
होना भी बहुत ज़रूरी है। और ये सब हम जब पढ़ रहे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव, एक तरीके से पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाए जा रहा है। अतः इसके अलावा स्वतंत्रता और विधि एक दूसरे के विरोधी नहीं है। स्वतंत्रता तभी है जब कानून है, ये कहने की कोशिश की जा रही है। मैकिन क्या कहते हैं, स्वतंत्रता का आशय विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता है, लेकिन यह विधि तार्किक या औचित्यपूर्ण होनी चाहिए। यानी हर प्रकार का कानून सही नहीं है, ये कहने की बात की जाए। तार्किक का मतलब है कि ऐसे कानून जो रीजनेबल हो, ठीक है। औचित्यपूर्ण का मतलब सही है। अगर कानून भी गलत है तो भी हमारी स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं है। जॉन लॉक के अनुसार विधि के अभाव में स्वतंत्रता नहीं हो सकती है। जबकि हम जानते स्वतंत्र जो जॉन लॉक है उन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता की बात की है, वो उदारवाद के जनक हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं, वो विधि को बहुत महत्वपूर्ण मानते। वो कहते हैं कि कानून के अंतर्गत रहकर ही व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रह सकती है। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है। इसके अलावा हम देखते हैं बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो स्वतंत्रता से रिलेटेड हैं। जैसे नेल्सन मंडेला के द्वारा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखी गई है 1995 में। आंग सासू की किताब है फ्रीडम फ्रॉम फियर, 1990 में लिखी गई है। अमर्त्य सेन के द्वारा जो कि डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमर्त्य सेन जिन्होंने किताब लिखी है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, इनसे भी, इनकी बुक से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आ भी चुके हैं पिछले साल 1999 या में भी उससे पिछले साल आ रखे, लेकिन क्वेश्चन आते हैं। मिल्टन फ्रीडमैन जिन्होंने कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम किताब लिखी है 1962 में। जोसेफ रोज जिन्होंने मोरालिटी और फ्रीडम की बात की है। यहाँ से बेसिकली कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके, जैसे आपको दे दिया राइट, आपका विचारक के नाम दे दिए जाएंगे और उनसे रिलेटेड बुक दे दी जाएंगी और आपको मैच द कॉलम करना होगा। तो ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब तक मैंने बहुत सारी बुक्स को आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप चाहें तो इसका सेपरेट नोट भी बना के रख सकते हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि लिबर्टी से रिलेटेड कौन कौन से थिंकर है, उनके द्वारा कौन कौन सी बुक्स लिखी गई हैं। रूसो की स्वतंत्रता की संकल्पना को बाध्यकारी स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ पैराडॉक्स कहा जाता है। ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रीडम ऑफ पैराडॉक्स किसके द्वारा दी गई है संकल्पना। लिबर्टी की जगह लिबरेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति जो कि ब्राजील के थे, गुस्तावो क्यूरेज को दिया जाता है। जॉन रॉल्स की स्वतंत्रता की संकल्पना को परिवार की स्वतंत्रता कहा जाता है। ये बेसिकली यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया गया है और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं ऐसे कि फ्रीडम ऑफ पैराडॉक्स किसने दी है, परिवार की स्वतंत्रता की संकल्पना किसने दी है। हेनरी बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने स्वतंत्रता को प्राचीन स्वतंत्रता व आधुनिक स्वतंत्रता दो रूपों में विभाजित किया है। तो ये भी एक आपका कॉन्सेप्ट बन गया। कैरोल पैटमैन ने आधुनिक स्वतंत्रता, आधुनिक राज्य में मिलने वाली स्वतंत्रता को पुरुषवादी स्वतंत्रता कहा है। तो दोस्तों, आज हमने स्वतंत्रता यानी लिबर्टी के हर पहलू को गहराई से समझा। हमने देखा कि कैसे आज का पूंजीवादी दौर हमारी कृत्रिम आवश्यकताएं पैदा करता है और कैसी सच्ची स्वतंत्रता केवल अधिकारों में नहीं बल्कि हमारे तार्किक लक्ष्यों को पूरा करने में है। उम्मीद है कि लर्न IQ की इस क्लास से आपकी समझ और भी साफ हुई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लर्न IQ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।